जरूरी नहीं है कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाओ। अगर आपके काम सही हैं, अगर आपकी जो दैनिक कार्य सही है, आप गंदे काम नहीं करते, मांस नहीं खाते, आप शराब नहीं पीते, गंदे आचरण नहीं करते, ये सारी चीज अगर आपके अंदर है ना, तो आपको भगवान को अगरबत्ती दिखाने की, धूपबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दिया जलाने की जरूरत नहीं है, आपका कार्य ऑटोमेटिक संपूर्ण हो जाएगा। आगे बात समझ, पहले अपनी हरकतें सुधारें, पहले अपनी आदतें सुधारें। सब हमारे भारत की सबसे बड़ी एक आज के टाइम पे भी अभी ये कुरीति चल रही है कि जातिगत भेदभाव बना हुआ है बिल्कुल समाज के अंदर। आगे बात समझ, यही बहुत बुरी प्रथा बची है। बाकी सती प्रथा और जो दास प्रथा ये कई हद तक खत्म हो चुका है, सती प्रथा तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हाँ जाति प्रथा जो है ये एक बड़ी बेकार स्थिति जो है भारत के अंदर आज भी। हमारे ग्रंथों में कहीं पे भी जानवर की बलि देने का वर्णन नहीं है। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वाद के चक्कर में क्या बना रखा है, फालतू का ड्रामा कर रखा है, उसी को ये लोग बलि बलि नाम दे देते हैं। आज भी भारत के अंदर कितने मंदिर हैं जहां पर बलि दी जाती है, मासूम जानवरों को मार दिया जाता है, और प्रसाद के नाम पर क्या करते हैं लोग, उन्हीं जानवरों को बना के पका के खिला देते हैं। तो यही सब चीजें चल रही है ना, पर हमारे पवित्र ग्रंथों में ऐसे इस चीज का कोई। जैन सभी को समन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, हिस्ट्री का। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी, फर्स्ट से लेकर 28 तक पूरा चैप्टर समझा दिया था, लेकिन वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन थे। जिन बच्चों को वो पढ़ना हो, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हो, बड़े क्वेश्चन पढ़ने हो, वो उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क्स के, और जो टिक द करेक्ट आंसर बोल सकते हैं उसको, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है ना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो गए, वैसे क्वेश्चन जो है इसमें मैं करवाने वाला हूं। लग रहा होगा खोपड़ी उड़ रही होगी आप लोग की कि भाई 44 क्वेश्चन कैसे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कैसे हैं। तो देखिए मेहनत मैं कर सकता हूं तो आप लोग नहीं कर सकते अपने पढ़ने के लिए, है ना। तो 44 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत छोटी वीडियो होगी। और कोशिश ये करूंगा कि इसको जो है इजिली आप लोग को समझा दूं, इजी लैंग्वेज में। करना क्या है, आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, फिर आंसर जो बताऊंगा उसको सुन के उसको लिख लो, ठीक है। देखो अच्छे नंबर लाने तो करना तो पड़ेगा इतना, वरना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे जो क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, बस आप लोग को सुनना है अच्छे से और दिमाग में खोपड़ी के अंदर रख लेना है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वेद शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत लगता है, तो आप लोग बस अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास के साथ बनाना, जिससे कि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं आप लोग के लिए, ठीक है ना। मेरे कोई दिक्कत नहीं है मेहनत करने में या इतना ज्यादा जो है ये करने में, लेकिन हाँ प्यार देखता हूं मैं, जितने बच्चे कमेंट करते हैं, इतने सारे बच्चे वीडियो को पसंद करते हैं, तो इससे और मनोबल बढ़ता है, जिससे कि मैं क्या करूं और ज्यादा मेहनत करूं आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो बस प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास के साथ बना के रखना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेद शब्द से आप क्या समझते हैं। भाई वेद क्या होते हैं, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था वैदिक का, जो हड़प्पा सभ्यता था वो हमने पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया था कि वो 3500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक जो है वो सभ्यता चली थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको लिख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए तो हड़प्पा सभ्यता 3500 से 1400 ईसा पूर्व तक चली थी, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारा जो है वैदिक काल बोलते हैं इसको, पूरा वैदिक काल। तो पूरा का पूरा जो वैदिक काल है वो कब से कब तक माना जाता है, वो माना जाता है 1500 लगभग से मान लेते हैं इसको, इसी के आसपास आ गई थी जब ये खत्म हुई थी। और मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था कि भाई ईसापुर और ईसवी होता क्या है, ठीक है, वो जरूर जाकर देख लेना। और हाँ ये जो मैंने अभी जो स्टार्ट किया है 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ वो करते रहना आप लोग, ठीक है। डेली डेली आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी, उस तरीके से तैयारी करते रहना। प्लस में एंड में मैं आप लोग को जाकर जैसी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो 5 से 6 घंटे की या 4 से 5 घंटे की मैराथन क्लास में पूरा ओवरऑल सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए 1500 से 600 माना जाता है, 1500 से 600। अब इसमें दो इसको बोलते हैं भाई वैदिक काल, क्या बोलते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल जो है ये है। अब इसी को हमने 2 कालखंडों में बांटा था, वैदिक काल को ही, इसको हटा देते हैं, वैदिक काल को ही, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उल्टा चलता है ना ईसा पूर्व, और इधर से 1000 से 600, इसको 2 कालखंडों में जो है बांटा गया वैदिक काल को। ये ऋग वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल है, तो दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, वैदिक काल बन जाएगा, ठीक है। और हाँ इसमें हम 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक वेद की रचना इसमें हुई थी ऋग्वेद की, और जो 3 वेद बचे वो इसमें हुई थी इस वाले काल में, ठीक है ना। ध्यान सुनते रहना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेद शब्द से क्या अर्थ है। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, पवित्र ज्ञान। 1 नंबर में पूछे, एमसीक्यू में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
सिलेबस बदल चुका है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं आप लोग को, ठीक है ना। देखिए, तो वेद शब्द से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो आप? तो इसका मतलब है पवित्र ज्ञान। वेद क्या देते हैं? पवित्र ज्ञान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में से कौन से ग्रंथों को मंत्रों की श्रेणी में रखा गया है? तो ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिसमें मंत्रों को लिखा गया है? तो वो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेदों की रचना की गई थी वैदिक काल में, ये बता दिया है। तो इसी में मंत्रों का जो है संग्रह है, मंत्रों का जो है लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेदों की जो है रचना इसमें की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति कहे जाने वाले साहित्य की श्रेणी में किस प्रकार के ग्रंथ हैं, उनका उल्लेख करना है। तो भाई इसमें क्या बोला जा रहा है कि श्रुति कहे जाने वाले साहित्य की श्रेणी में ऐसे कौन से ग्रंथ हैं, ऐसे कौन से साहित्य हैं जिन्हें हम श्रुति कहते हैं? तो देखिए, बोला जा रहा है कि ब्राह्मण सहित चारों वेदों में उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं या वेद हो गए, इन्हें श्रुति बोला जाता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों से सुना गया था। याद रखना, ये जितने भी हैं श्रुति मतलब सुनने वाले, इनके बोल के और ब्राह्मणों द्वारा क्या करा गया था, इनका उच्चारण किया गया था। देखिए, साफ साफ बोला गया, ब्राह्मण सहित चारों वेदों में उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों से सुना गया था। ऋषि बोल रहे थे और सब लोग सुन रहे थे। और बोला जा रहा है उपलब्ध साहित्य, ठीक है। अरण्यक शाब्दिक अर्थ है जंगल संधि पर पत्र, यानी कि एक अरण्यक है, इसे लिखा गया था। और उपनिषद है, उपनिषद मतलब होता है पास में ही नीचे बैठना और वहीं बैठकर सुनना और सुनना। वो यार श्रुति कहे जाने वाले साहित्य को की श्रेणी में किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो कौन से ग्रंथ हैं इसमें आपको बताना है, अरण्यक और उपनिषद। ये ऐसे ग्रंथ हैं, दो याद रखना, अरण्यक और उपनिषद, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको ऋषियों ने बोला और सबने सुना और उसको जो है बाद में लिखा गया होगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन है, ब्राह्मण श्रेणी के ग्रंथों की विषय वस्तु का विस्तृत विवरण देना है। तो इसमें क्या रखा है, मंत्रों और बलि देने संबंधी। बलि एक बहुत बेकार प्रथा है, सबको याद रखना है कि मासूम जानवरों को तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार दो, जानवरों को मार दो, ये चीज नहीं है। बलि देने की बात की गई है तो अपने अहंकारों की बलि देने की बात की गई है, अपने अहंकार की, स्वार्थ की, जो हमारे अंदर ईगो घमंड होता है ना, उस बलि देने की बात की गई। ये नहीं कि आप मासूम जानवरों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बहुत गलत है। आर्यवचन में देखिए, तो मंत्रों और बलि देने संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों का टीका परिभाषा संबंधी गद्य ग्रंथावली है। तो क्या बोला गया है, ब्राह्मण श्रेणी के ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है मंत्रों और बलि देने संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों को परिभाषित करना। इसमें क्या दे रखे हैं, मंत्र दे रखे हैं, बलि किस चीज की देनी है। हमारे ग्रंथों में कहीं पे भी जानवर की बलि देने का वर्णन नहीं है। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वाद के चक्कर में क्या बना रखा है, फालतू का ड्रामा कर रखा है, उसी को ये लोग बलि नाम दे देते हैं। आज भी भारत के अंदर कितने मंदिर हैं जहां पर बलि दी जाती है, मासूम जानवरों को मार दिया जाता है और प्रसाद के नाम पर क्या करते हैं लोग, उन्हीं जानवरों को बना के पका के खिला देते हैं। तो यही सब चीजें चल रही है ना। पर हमारे पवित्र ग्रंथों में ऐसे इस चीज का कोई वर्णन नहीं है। आपको बलि देनी है ना, तो आप बलि दो किसकी, अपने अहंकार की, अपने स्वार्थ की, अपने घमंड की, इन चीजों की बलि देने की बात की गई है आर्यवचन में। तो ये चीज है। उसके बाद है वेदांत शब्द को परिभाषित करें। आखिरकार वेदांत क्या है? तो वेदांत का मतलब होता है कि वेदांत वेदों का अंत भी कहा जाता है, यानी कि इसमें दार्शनिक विचार विमर्श करते हैं। वेदांत मतलब क्या होता है, विचार विमर्श करना, वेदों को ही विचार करके उससे आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है, वेदांत कहलाता है। तो लिखा गया इसमें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है इसको, और वेदांत वेदों का अंत, समापन, और इसमें दार्शनिक विचार विमर्श करते हैं। दार्शनिक क्या होते हैं, जो देखने आए हैं, सुनने आए हैं, जो वहां समझने आए हैं, उनको ये अंतिम चरण है जिसको बोलते हैं नाम वेदांत। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे जानते हैं कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, हेटाइट और जो है कैसाइट भाषाएं एक ही भाषाई समूह से संबंधित हैं? तो कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जिसकी ध्वनि और अर्थ समान है,
भाई जिसकी ध्वनि और अर्थ समान है उसी को हम बोलते हैं। देखिए ये सारे इनकी संस्कृत हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, हिब्रू हो, ये सारे की जो ध्वनि है ना वो ज्यादातर क्या है, समान है, इसलिए इनको जो है भाषाई समूह से संबंधित माना जाता है, एक ही भाषा से संबंधित। भाई इतनी सारी संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये सारी क्या है, ये सारी भाषाएं एक ही भाषाई समूह से क्यों संबंधित है, क्योंकि इनकी ध्वनि जो है वो एक समान नजर आती है, सुनने में क्या होती है, एक समान जो है वो होती है। तो इसीलिए बोल रखा है इन भाषाओं के शब्दों से मिलती है और जिसकी ध्वनि और अर्थ समान है। ठीक है, समान ध्वनि हो गया, अर्थ हो गया, ये सारा समान होता है, इसीलिए इनको जो है भाषाएं एक ही भाषाई समूह में गिना जाता है। ठीक है ना। देखिए उसके बाद है, ये समझ में आ गया ना, इसमें मैंने क्या बताया कि आप कैसे जानते हैं कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और जो है कैसाइट, ये क्या नाम है, भाषाएं एक ही भाषाई समूह से संबंधित है। तो क्यों, क्योंकि इनकी सारी की ध्वनि और जो इनका अर्थ है वो समान माना जाता है, इसलिए जो है हम इसको एक ही भाषा में समूह में गिन लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यों के स्थानांतरण के पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि जो वैदिक काल है यानी 1500 में आर्य लोग भारत के अंदर आ चुके थे, इसीलिए इसको आर्य काल भी कहा जाता है। ये लौह युग भी शुरू हो जाता है क्योंकि लोहे का प्रयोग करने लग गए थे, ये चीज। ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है कि स्थानांतरित लोग कहां से आए थे, ये लोग आर्य लोग। क्वेश्चन बोला गया है आर्यों के स्थानांतरण के पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। आर्य एक जगह से दूसरी जगह गए थे, तो इससे कैसे पता चला कि आर्य लोग वहां रहा करते थे, स्थानांतरण किया था। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है ना। देखिए तो क्या बोला जा रहा है, स्थानांतरित लोग दक्षिणी साइबेरिया, ये रूस, साइबेरिया रूस में पड़ता है, रूस के दक्षिण में। तो यहां बोला जा रहा है दक्षिणी साइबेरिया स्थित एंद्रोनोवो और सभ्यता से आए थे। ये लोग कहां से आए थे भाई, एंद्रोनोवो सभ्यता से आए थे। और कहां से आए थे, ये आए थे रूस के दक्षिण में, साइबेरिया पड़ता है, वहां से आए थे कौन लोग, आर्य लोग। उन्होंने ही स्थानांतरण, वहां से स्थानांतरण करके कहां आए, भारत के अंदर आ गए थे। कौन लोग, आर्य लोग। कब आए थे पूछेगा तो 1500 में आ गए थे। आर्यों ने ही हमारे यहाँ वेदों की रचना की है। कोई दिक्कत नहीं है, 4 वेद हैं, कौन से हैं कमेंट में लिखना सब लोग। ठीक है, देखिए उसके बाद दे रखा है इसमें, वे कौन से स्थान हैं जिन्हें आर्य सभ्यता की विशेषताओं वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। क्या बोल रखा है, वे कौन से स्थान हैं जिन्हें आर्य सभ्यता की विशेषताओं वाले क्षेत्रों के रूप में, आर्य लोग कहां रहते थे वही सब यहां बताना है। देखिए इसे बोला जाता है, यहां से ये हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत पार करके ये लोग जो है हिंदुकुश के उत्तर, जिसे बैक्ट्रिया, उस टाइम पे क्या कहा जाता था, बैक्ट्रिया, मार्जियाना, और प्लस में आपको दिख भी रहा होगा उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। तो बैक्ट्रिया मार्जियाना के नाम से जो है इसको जान, थोड़ा कठिन नाम है लेकिन इसको याद रख लेंगे। ठीक है ना, मैप में दिखा दिया है। उसके बाद तो यही वाला क्वेश्चन बता दिया कि आर्य सभ्यता की विशेषताओं वाले क्षेत्रों को, तो कहां से आए थे ये, हिंदुकुश पर्वत पार करके, वहां बैक्ट्रिया मार्जियाना को जो है पार करके ये लोग वहां पे आए थे, भारत की ओर बढ़े थे। और आर्य कहां से आए थे, इन्हें जो है साइबेरिया, अभी बताया था रूस के दक्षिण में साइबेरिया पड़ता है, वहां से ये भारत की ओर बढ़े थे, स्थानांतरण किया था इन्होंने। ठीक है, देखिए इसमें अब हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, आर्य सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें। अब ये आर्य लोग कहाँ रहते थे, आर्य सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि जब ये भारत में आए थे, उस टाइम तो अखंड भारत था, जब ये आए थे यहाँ पे तो ये कहाँ रहना शुरू किए, तो सप्त सिंधु, सिंधु नदी के जो सटी हुई सारी नदियां हैं इन्हें सप्त सिंधु बोला जाता है, 7 नदियां। तो नाम है, इसे बोला जा रहा है सप्त सिंधु क्षेत्र, जिसे जो है ब्रह्मवर्त और आर्यवत कहते थे। इसे ब्रह्मवत भी बोल सकते हैं, आर्यवत भी बोल सकते हैं, उस क्षेत्र को जहां सप्त सिंधु नदियां हैं। मैप में आप लोग को दिख भी रहा होगा, जिसमें कौन कौन सी नदियां आती है, सप्त सिंधु बोलेगा तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और जो है सरस्वती, ये 7 नदियां हैं। इसी के निकट जो है ये आर्य लोग अपने रहा करते थे। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सप्त सिंधु में शामिल 7 नदियों के नाम बताइए। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया है ना। चलिए उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे 7 नदियों के नाम याद रखना है, जैसे सप्त सिंधु, और ये लोग कहाँ रहा करते थे, उसी सप्त सिंधु के जो है निकट
आर्य लोग रहा करते थे। कहां से आए थे? तो रूस के दक्षिण से, साइबेरिया से आए थे ये लोग। आगे देखो, उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों से संपर्क में आए, यानी जब ये लोग आए तो किससे मिले यहाँ पे वो देखना। देखिए धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर, मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से अगर हम मैप देखें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमें याद रखना है। तो पूरब दिशा से ये लोग मिले, कैसे कि कौन मिला इनसे वो देखिए। देखिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना। फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं होना? क्योंकि जब इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, आपको देखिए छोटे छोटे ही हैं, बस लग रहा है ज्यादा छोटे छोटे ही हैं, पर इसको क्या करना है, एक बार सुन भी लोगे ना तो पक्का है याद हो जाएगा। और इसको अगर जिसने लिख लिया तो गारंटी है कि उसके बहुत बेहतरीन नंबर जो है आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप लोग बस सुने अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए उसके बाद तो वही बोल रखा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए, तो किस लोगों से मिले ये? धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में, याद रखना इधर इधर बढ़े पूरब की ओर, और उत्तर वैदिक काल इसे बोलते हैं ऋग वैदिक काल, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, दोनों को मिला दो तो वैदिक काल। तो ये लोग पूरब की तरफ बढ़े, यानी इस वाले काल में, उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 वाले काल में, तो देखो क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश में ये कौशल और बिहार में विदेह में पहुंचे, जगह है, और यहां आकर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे भिन्न भाषाएं बोलते थे। आर्य लोग आए, कहां आए? उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ तो दूसरे लोग हैं, दूसरी भाषाएं बोलते हैं। तो जब ये उससे मिले तो क्या हुआ, यहां आकर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे भिन्न भाषाएं बोलते थे और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो कहां पे? तो बोल रखा है उत्तर प्रदेश के कौशल में और बिहार के विदेह में। तो किन लोगों से मिले? ऐसे लोगों से मिले जिनकी भाषाएं पूर्ण रूपेण क्या होती थी, अलग अलग जो है भाषाएं ये लोग बोलते थे। कोई भी दिक्कत? पूर्व में आए, पूरब इधर, पूरब में उत्तर प्रदेश, बिहार इधर पड़ेगा, तो जब ये पड़ेगा तो उस तरफ यहाँ आए और किससे मिले? यहाँ पे ये ऐसे लोगों से जिनकी भाषाएं इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, बिल्कुल अलग लोगों से ये लोग मिले, ठीक है। और कौन से टाइम पे आए थे? उत्तर वैदिक काल। मैंने आप लोग को बता दिया ये पूरा वैदिक काल है। वैदिक काल दो कालखंडों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसको बोलते हैं 1500 से 1000 और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल है, ठीक बात। चलिए उसके बाद अब क्या है वो देखिए, प्राचीन वैदिक आर्यों के व्यवसाय का वर्णन। भाई ये लोग कौन कौन से काम करते थे, कैसा व्यवसाय करते थे, है ना, इनका काम बताना है। तो कैसे कैसे व्यवसाय? तो क्या बोल रखा है, प्राचीन वैदिक आर्यों के व्यवसाय, तो पशुपालन करते थे। आर्य लोग कौन सा काम करते थे भाई? ज्यादातर ये लोग पशुपालन करते थे, ठीक है। प्राचीन वैदिक आर्यों में व्यवसाय, व्यवसाय मतलब कौन सा काम धंधा करते थे? तो क्या करते थे ये लोग? पशुपालन करते थे। कोई भी दिक्कत किसी को? पशुपालन करते थे, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ उदाहरण देकर पशुपालन के महत्व को रेखांकित करें। भाई लोग पशुपालन क्यों करते थे, क्या जरूरत है पशुपालन करने की? तो सिंपल सी बात है, जरूरतें सबको पता है। इतने इजी क्वेश्चन है, और कुछ बस कठिन है, बहुत सारे इजी भी हो जाएंगे जब हम एक चैप्टर से पढ़ लेंगे ना। तो चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, आप अपनी खोपड़ी उड़ा दोगे, ठीक है। यानी कि सब कुछ इतना इजी हो जाएगा, बस पढ़ना है अच्छे तरीके से, है नहीं। चलिए तो वही बता रखा है, परेशान नहीं होना भाई। देखिए ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। तो भाई यही बोला गया है, कुछ उदाहरण देकर पशुपालन के महत्व को रेखांकित करें। तो पशुपालन का क्या है यहाँ पे, तो क्यों, क्या महत्व है पशुपालन का? तो इन सारी चीजों से ये लोग क्या प्राप्त करते थे ये बता दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला है, प्राचीन आर्यों के जीवन में कृषि का क्या महत्व है, विस्तार से लिखें। भाई ये लोग खेती बाड़ी क्यों करते थे? तो बोल रखा है कुछ एक संदर्भों में यह पता चलता है कि उन्हें कृषि की जानकारी थी, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते थे, और अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे खेती भी करते थे। पशुपालन तो आर्य लोग करते ही थे, प्लस में खेती भी करते थे, और वे यह उगाते थे, यानी कि जौ, बाल यानी भुट्टा वगैरह कुछ ऐसी चीजें उगाते थे जिसका अर्थ खाद्यान्नों की जाति की फसलों के लिए उपयुक्त किया जाता था। यानी कि ये लोग क्या क्या उगाते थे? जौ उगा लिया, बाल उगा लिया, ऐसी चीजें ये लोग जो है उगाया करते थे, खाने पीने के लिए उगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन क्लियर होता जा। देखिए
तो इसमें बोल रखा है कि प्राचीन आर्यों में कौन कौन सी जो है आर्थिक गतिविधियां, यानी पैसे के लिए लोग क्या क्या कार्य करते थे। तो शिकार, बढ़ईगिरी, प्रशिक्षण, कपड़ा बुनाई, जुआ और ध्रुत क्रीड़ा, यानी जुआ जो खेलते हैं ना, महाभारत में जो खेला गया था कौरवों द्वारा, वो सब, रथ निर्माण और धातु को गलाकर ढलाई करना, यानी कि तांबा वगैरह हो गया या एक्सवाइजेड कोई भी धातु है उसकी ढलाई करने का काम ये लोग करते थे। तो क्लियर हो गया कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां, मतलब क्या होता है पैसा कमाने के लिए क्या क्या ये लोग कार्य करते थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है कि प्राचीन वैदिक काल के दौरान परस्पर विनिमय। भाई ये क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा बस क्वालिटी अपनी अच्छी कर लेना, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा अच्छा करके इसको बस आप लोग नोट डाउन कर लेना ताकि क्लियरली आपको दिख जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं। तो वही बोल रखा है यहाँ पे कि प्राचीन वैदिक काल के दौरान परस्पर विनिमय प्रणाली का क्या का वर्णन है। तो गायों के माध्यम से परस्पर वस्तु विनिमय करी जाती थी। भाई पुराने टाइम पे लोग कैसे वस्तु विनिमय यानी लेन देन कैसे करते थे, तो गाय वगैरह का प्रयोग, बैलों का प्रयोग, और एक चीज और, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें बैलों का यूज किया जाता था, और ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल, इसमें गाय को महत्वपूर्ण माना जाता था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। देखिए तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको। उसके बाद है हमारा, तो किससे विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली किससे चलती थी, गायों के माध्यम से करते थे। उसके बाद है ये 17 क्वेश्चन, देखिए उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन कौन से प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप किए जाते थे। ये देखिए, ये है ऋग्वैदिक काल, ये है उत्तर वैदिक काल, तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन से काम करते थे, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या क्या किया जाता था, कृषि वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। खेती बाड़ी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए थे। तो मेन व्यवसाय क्या था भाई उत्तर वैदिक काल में, खेती बाड़ी, और इस वाले में क्या था, ज्यादा से ज्यादा पशुपालन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें पशुपालन और उसमें ज्यादातर खेती की जाती थी। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार फोन रख के वहीं पे नाच लो। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, कृषि का महत्व बढ़ाने के साथ साथ आर्यों के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन, तो कौन कौन से परिवर्तन आ रहे थे, ये लोग लोहे के प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। लोहे का प्रयोग मैंने आप लोग को 1000 बार बता दिया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें तांबे और पत्थर का यूज ज्यादा ज्यादा किया जाता था, और ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल रहा, तो इस वैदिक काल में जो है ज्यादा ज्यादा लोहे का प्रयोग बढ़ना शुरू हो गया। तो वही है कि इसमें कृषि का महत्व बढ़ने के साथ साथ आर्यों के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन देखने मिले, तो लोहे का प्रयोग ज्यादा ज्यादा यहाँ के लोग करना शुरू कर दिए थे। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि का देवता किसे कहा जाता है। तो सबको पता है भाई पुराने टाइम पे इंद्रदेव की बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी, अभी भी करते हैं, पर बारिश के लिए अभी तो लोग जो है आर्टिफिशियल जो पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, पर पहले तो सब बारिश पे निर्भर थे, तो इसीलिए बारिश यानी कृषि का देवता किसको माना जाता है, बारिश, पानी चाहिए तो इंद्रदेव की जो है पूजा ज्यादा ज्यादा लोग किया करते थे। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, ये चीज याद रखना। उसके बाद बोल रखा है, तिल को धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता था। सबको पता है तिल का तेल, तिल का लड्डू वगैरह बनाया जाता है, तिल का तेल होता है, हर चीज का यूज ज्यादा से ज्यादा किस चीज में किया जाता था, अनुष्ठानों में, पूजा पाठ। तो बोल रहा है तिल जिसमें से सर्वाधिक खाद्य वनस्पति तेल निकाला जाता था, धार्मिक कर्मकांड में प्रयोग किया जाता था, पूजा पाठ में, धार्मिक कर्मकांड मतलब पूजा पाठ में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता था। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑलरेडी बड़े क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है, पर इनको समझना जरूरी है क्योंकि छोटे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, एमसीक्यू वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि में क्या सहायता मिलती है। भाई उत्तर वैदिक काल में लोहे के बने उपकरणों के प्रयोग से, जब तक लोहे के उपकरण नहीं आए थे तो खेती बाड़ी बड़ी मुश्किल होती थी। क्यों मुश्किल होती थी कि भाई खुरेच के जमीन कुरेदना, खेत जोतना, ये सब कैसे हो पाएगा। तो जब लोहे के उपकरण आ गए तो ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए क्या करना, खेती बाड़ी करना। तो धीरे 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 तकनीक बढ़ती चली गई ना, आज देख लो कितनी ज्यादा तकनीकें हैं, ये चीज। उसके देखिए हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग देख रहे हैं, चित्रित सुरमई बर्तन प्रयोग करने वाले स्थलों के आकार बढ़ने के पीछे क्या कारण थे। अब भाई लोग एक ही जगह पर क्यों आकर बसना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बर्तन बनाने के लिए। देखो सुरमई बर्तन प्रयोग करने वाले स्थलों के आकार बढ़ने,
ये जो जगह है उनका आकार कैसे बढ़ता चला गया, इसके पीछे कारण क्या है, तो वो देखिए। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार, हर चीज कृषि पर आधारित थी उस टाइम पे, उसके विस्तार और जनसंख्या में लगातार वृद्धि। अब जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही, वृद्धि होती जाए तो क्षेत्रों में, क्षेत्र देखिए बोलने भी वो हो रहा है छपड़ छपड़, तो क्षेत्रों में क्या होगा, लगातार इनका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए जो है हम इसको कह सकते हैं कि भाई धीरे 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 जो है आकार बढ़ते चले जाते थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ रहा है इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल, देखिए क्या बोला, प्रारंभिक वैदिक काल में होने वाले विवाहों के बारे में बताइए। ये जो प्रारंभिक वैदिक काल है इस वाले टाइम पे, ये ऋग वैदिक काल है ना, इसको प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से भी शुरुआती, और उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं बाद वाले को, ये प्रारंभिक है यानी ऋग वैदिक भी बोल सकते हैं। तो इस वाले टाइम पे क्या था, विवाह के बारे में विवरण देना है। भाई विवाह का यहाँ पे क्या है, तो दो चीजें थी, एक पत्नीव्रत धर्म था और दूसरा श्रेष्ठ जन कभी कभी अनेक पत्नियां भी रखते थे। बहुत सारी पत्नियां, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं जो है संभल रही है आज के टाइम पे। कितना ज्यादा देखा होगा आप लोगों ने, केस पे केस आए जा रहे हैं, अलग ही सिस्टम बनता जा रहा है पूरे भारत में। समझे नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मर्द पूरी बिरादरी डरी हुई है। देखिए तो ये नेक्स्ट इसके अंदर यही है कि भाई हाँ, प्रारंभिक वैदिक काल में जो विवाह थे वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो कुछ लोग एक विवाह करते थे यानी पत्नीव्रत धर्म को मानते थे, और कुछ लोग जो है कोई पुरुष कई पत्नियां भी रखा करते। ये सारा वैदिक काल में हुआ। और सबसे बुरी चीज इस वैदिक काल में क्या हुई, सबको पता है, वर्ण व्यवस्था। अभी आगे आएगा तो वही बताऊंगा, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था सबसे बेकार एक व्यवस्था रही है। शुरुआती दौर में अच्छी थी, इस वाले काल में वर्ण व्यवस्था इसमें जो है जन्म के आधार पर कर दी गई, वो तो और बेकार हो गई। चलिए उसके बाद है कि क्या प्रारंभिक वैदिक कालीन समाज जो है, क्या प्रारंभिक वैदिक कालीन समाज समतावादी प्रवृत्ति का था। अपने उत्तर को जो है कारण सहित प्रमाणित करें। अब यहां पे क्या दे रखा है, हाँ क्या बोल रखा है, हाँ कोई जाति विभाजन नहीं था। सुनना एक बार और बोल रहा हूं, क्या प्रारंभिक वैदिक कालीन, इसकी बात हो रही है, क्या प्रारंभिक वैदिक कालीन समाज समतावादी प्रवृत्ति का था। क्या यहाँ पर सब लोग बराबर मानते थे। अपने उत्तर को कारण के साथ बताना है, तो बोलना हाँ सब कुछ यहाँ अच्छा था। मैंने आपको पहले ही बताया इस वाले में कोई उतना भेदभाव नहीं था, पर इस वाले में जातिगत भेदभाव इतना कर दिया गया कि पूरा कचरा हो गया समाज में, नहीं ये चीज। तो ये बोला गया हाँ कोई जाति विभाजन नहीं था, व्यवसाय जन्म के आधार पर नहीं थे, और कोई भी व्यवसाय वर्जित नहीं था। यानी इसमें जन्म के आधार पर नहीं था, इसमें कर्म के आधार पर था, और इसमें कर दिया जन्म के आधार पर। तो जन्म वाला बेकार, जिस घर में पैदा होगा वही काम कर सकते हो, और इस वाले में क्या था, कर्म के द्वारा आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आपके पिताजी कोई और काम कर रहे हैं, आप कोई और काम कर सकते हो, ये चीज है, ठीक है ना। देखिए भाई हमारे समाज में जातिगत भेदभाव बहुत है, आज भी देखने को मिलता है जातिगत भेदभाव। बहुत समाज को बिल्कुल बेकार बना रखा है, बहुत बेकार बना दिया समाज को। चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा हो गया भाई, पूरा खिचड़ी बना दिया हूं क्या मैं। देखिए तो उसके बाद आ रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में वर्गीकरण का आधार क्या था। समाज को कैसे बांट रखा था, कैसे कैसे पूरे समाज को जो है इन लोगों ने बांट रखा था। तो वर्ण या रंग के आधार पर, सबको पता है भाई वर्ण क्या है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो बना रखा था। वर्ण को लेकर इसमें कोई उतना भेदभाव नहीं था इस वाले काल में। इस वाले में तो भाई हाहाकार मचा दिया गया, इतना जातिगत भेदभाव, इतना भेदभाव, पूरा समाज बेकार करके रख दिया था। आ रही बात समझ में। ये देखिए उसके बाद है कि ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में असमानताएं किस प्रकार आई थी। भाई प्रारंभिक वैदिक काल में यानी शुरुआती दौर में जो असमानताएं थी वो किस प्रकार आई थी। तो मुखिया और पुजारियों के हाथों में, ये जो काल था पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर इसमें कमी क्या आ गई वही बतानी है, किसकी वजह से आई। तो देखिए मुखियाओं और पुजारियों के हाथों में युद्ध में प्राप्त माल और पुरस्कारों का ज्यादा भाग हाथ लगना था। लालची हो गए थे उस टाइम के, ब्राह्मण भी लालची हो गए थे, जो ऊंची जाति के अपने आप को पुजारी बोलते थे वो सारे जो है लालची हो गए थे इस टाइम पे। इसी वजह से उन्होंने इसमें क्या उत्पन्न कर दी, असमानता। अब एक बात बताइए, समाज के अंदर अगर आप अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे हैं, इस घमंड में जी रहे हैं, तो क्या वो बेकार नहीं है।
बहुत बेकार है। आप किसी को बिल्कुल नीची जाति का मान रहे हो, ये कर रहे हो, उल्टा सीधा उसके साथ किया जा रहा है, पानी तक नहीं पिया जा रहा है उसके घर का, खाना भी नहीं खा रहे उसके घर का। अभी आज के टाइम पे क्या है ना कि जब जहां अच्छा मिलता है लोग उसी के पीछे भाग जाते हैं, आज इसकी प्रधानता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब बात आती है विवाह की, जब बात आती है अन्य चीजों की, खाने पीने की, तो उसमें क्या कर देते हैं लोग, क्या करते हैं, जाति देखने लग जाते हैं। हमारे भारत की सबसे बड़ी एक आज के टाइम पे भी अभी ये कुरीति चल रही है कि जातिगत भेदभाव बना हुआ है बिल्कुल समाज के अंदर। आ रही बात समझ में? यही बहुत बुरी प्रथा बची है। बाकी सती प्रथा और जो दास प्रथा ये कई हद तक खत्म हो चुका है। सती प्रथा तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हाँ, जाति प्रथा जो है ये एक बड़ी बेकार स्थिति जो है भारत के अंदर आज भी बनी हुई है। और ये असमानता क्यों उत्पन्न हुई है? तो कुछ ऐसे लोग जिनकी मानसिकता आज भी खराब है, जो क्या करते हैं, हर टाइम किसी ना किसी को नीचा दिखाना, जाति के नाम पर, इसके नाम पर, धर्म के नाम पर। ये इन लोगों की सोच संकीर्ण होती है, बिल्कुल छोटी सोच होती है, इनका कोई कुछ नहीं किया जा सकता। अरे बस समझ में देखिए, उसके बाद है उत्तर वैदिक कालीन परिवार की प्रकृति क्या थी। उत्तर वैदिक कालीन परिवार की प्रकृति संयुक्त परिवार थे। इसमें क्या हमें लिखना है, संयुक्त परिवार। तो उत्तर वैदिक काल में कैसे परिवार होते थे, संयुक्त परिवार। इसमें ज्यादातर लोग समूह बना के रहते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार, ठीक है। गोत्र क्या होता है, विवाह के टाइम पे सबने देखा होगा कि कुंडली मिलाई जाती है, गोत्र चेक किया जाता है। गोत्र जो है, देखिए गोत्र जो होता है एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता है, उसको बोलते हैं गोत्र। देखिए, एक ही पूर्वज की संतान वैदिक ऋषि हैं, उनके नाम है, जो उस वैदिक ऋषि को अपनाएगा वो उसका वंशज कहलाएगा। तो एक ही, सब लोग अपने मम्मी पापा से अपना गोत्र पूछना, ठीक है, वो बताएंगे आपको, कईयों को पता भी होगा। एक ही पूर्वज की संतान, एक समान गोत्र के सदस्यों व्यक्तियों में विवाह संबंध वर्जित था। आप अगर एक ही गोत्र के हैं तो आप आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो ये सब भी चीजें चलती थी समाज में। चलिए, उसके बाद है, फिर बोल रखा है कि भाई हाँ, किन शब्दों से संकेत मिलता है कि शूद्रों, मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला श्रेणी का माना जाता है इन लोग को, ठीक है। तो शूद्रों को अशक्त बनाने का प्रारंभ हो रहा था। तो इसमें क्या है, किस तरीके से, तो उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे ये, ऐसा माना जाता था भाई ये धार्मिक कर्मकांड नहीं कर सकते। बहुत बेकार स्थिति थी भाई इनकी समाज में। किसने बनाई हुई थी? जो अपने आप को ऊंचा मानते थे, है ना, अपने आप को उच्च श्रेणी का मानते थे। तो ये इसीलिए इनके साथ जो है कई भेदभाव किया जाता था, ठीक है ना। इनको धार्मिक बुराई माना जाता था, ठीक है। इसीलिए जो है इन्होंने क्या करा, ये किसी न किसी चीज की वजह से, किन शब्दों से संकेत मिलता है कि शूद्रों को अशक्त बनाने का प्रारंभ हो रहा था, यानी कि भाई शूद्रों को बिल्कुल अलग करना, बिल्कुल। अब इनके अंदर गुस्सा तो फैलेगा ना, तो जाहिर सी बात है किस वजह से फैला, तो धार्मिक बुराइयां, धार्मिक जो हम देखो, पूजा पाठ कभी भी गलत नहीं होता। लोग क्या करते हैं, अब अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं, अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। आप अगर इंसान हैं तो दूसरे को भी अच्छा समझें, ये नहीं कि आप जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, आप इसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपकी सोच बताती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये जो मानसिकता, जो बुरी मानसिकता वाले होते हैं ना, उन्हीं की पहचान होती है इस तरीके से, जो हाँ दूसरों को गंदा बोलना, दूसरों को बुरा बोलना, ये सब जो लोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो शूद्र किस वजह से जो है आसक्त हुए, तो उनको धार्मिक बुराई के नाम से जाना जाता था, बोलते थे ऐसे, तभी वो आसक्त हुए इस चीज को लेकर। वर्णाश्रम क्या होता है? 4 आश्रम होते हैं, सबको पता होना चाहिए क्या होता है भाई वर्णाश्रम। देखिए ध्यान सुनना, तो बोला जा रहा है कि एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था जिसने इस काल में रूप लेना प्रारंभ किया, वही थी आश्रम। 4 आश्रम होते हैं, 1 से लेके 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 4 आश्रम होते हैं। पहला है, उसमें वही बोल रखा है, पहला है ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी का जीवन। दूसरा है गृहस्थ, मैंने पढ़ा रखा था बड़े आंसरों में, घर में रहना, गृहस्थ, पति पत्नी जीवन जीना, घर गृहस्थी। उसके बाद वानप्रस्थ हो जाना, वैराग्य धारण कर लेना, और लास्ट होता है एक सन्यास, यानी कि चौथा होता है सन्यासी वाला जीवन जीना। इसी को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था के साथ इसे वर्णाश्रम धर्म का नाम दिया जाता है। इसी को हमने नाम दे दिया वर्णाश्रम, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी को नाम दे देते हैं वर्णाश्रम। 4 आश्रम होते हैं, ये चीज। देखिए ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। तो भाई इंद्रदेव को कैसा माना जाता है, वो सब लोग जानते ही हैं। मौसम का देवता, जिसके हाथ में वज्र है,
मतलब उनका जो हथियार है जिसे हम बोल सकते हैं वज्र होता है वो। तो ठीक है, वो कौन से देवता, मौसम के देवता भाई, तो इंद्रदेव है, इन्हें मौसम का देवता जो है माना जाता है, बारिश यही करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है जनजातियों के प्रमुख यज्ञों का आयोजन क्यों करते थे। देखिए जनजातियों के प्रमुख जो लोग होते थे, प्रमुख यानी मुखिया, वो यज्ञों का आयोजन क्यों करते, तो जाहिर सी बात है देवताओं के आवाहन और आराधना के लिए। भाई जब देवताओं की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी, जब ही तो वो बरसेंगे। पहले बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि पहले की मूवी जब आती थी तो लोग पूजा वगैरह करवाते थे, तब जाके बारिश पड़ती थी, है ना। देखिए तो ये चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद आ गया ऋग वैदिक लोगों के लिए पुष्य देव का क्या महत्व है, तो इसमें बोला था क्योंकि वह मार्गों, चरवाहों और पशुओं का देवता था। भाई पुष्य देव किसे माना जाता है, राह जो मार्ग होते हैं वो, चरवाहे और पशु। पहले प्रकृति की ही पूजा की जाती थी, प्रकृति की ही पूजा की जाती, इसलिए हर किसी को उनके अलग अलग देवी देवताओं के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है आग के देवता अग्निदेव का क्या मुख्य कार्य है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज बोला जा रहा है आग के देवता अग्निदेव का क्या मुख्य कार्य था, तो वह देवों और मानवों के मध्य कड़ी के रूप में, अग्निदेव को क्या माना जाता था, देवों और मानवों के बीच में कड़ी के रूप में जो है, जैसे अब जब भी कोई पूजा पाठ करवाई जाती है, हम भगवान का आवाहन करते हैं तो वहां क्या करवाया जाता है, दीप दिखाया जाता है, तो अग्निदेव को तो लाया जा रहा है ना बीच में, हमारे और भगवान के बीच में अग्निदेव, तो इससे क्या है, ये कड़ी माना जाता है इनको। ठीक है ना। चलिए, उत्तर वैदिक काल में बड़ी संख्या में यज्ञों में वृद्धि के क्या कारण थे, तो बोला जा रहा है ब्राह्मण वर्ण के लोगों के बढ़ते महत्व और अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के प्रयासों के कारण। क्वेश्चन ये है कि उत्तर वैदिक काल में बड़ी संख्या में यज्ञों में वृद्धि के क्या कारण थे, क्यों यज्ञ करवाए जाने लग गए इतना ज्यादा, तो क्यों करवाए जाने लगे, भगवान की प्राप्ति के लिए। बोला जा रहा है ब्राह्मण वर्ण के लोगों के बढ़ते महत्व। भाई इतना ज्यादा लोग यज्ञ क्यों करवा रहे हैं, कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा था, ब्राह्मणों को। अगर ब्राह्मणों ने समाज के अंदर भेदभाव नहीं बढ़ाया होता उस टाइम पे, तो आज इतना ज्यादा पार्शियलिटी नहीं होती किसी भी जाति धर्म के नाम पर। ये सच्चाई है, बहुत बुरी लगती होगी कईयों को, लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपनी स्थिति, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे उस टाइम पे जिन्होंने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए, अपनी स्थिति अच्छा बनाने के लिए कईयों की निंदा करी है, कईयों को नीचा दिखाया है, कईयों को ये बोला है कि हम यहाँ का पानी तक नहीं पिएंगे, नदियों का पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुओं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो होगा नहीं भेदभाव, फिर ये चीजें हैं, तो ये बताया गया है। ठीक है, और उसका परिणाम आज तक बहुत से लोग भोग रहे हैं। उसके बाद बोला गया यज्ञ आयोजित कराने के क्या उद्देश्य थे, क्यों यज्ञ करवाए जाते थे, तो बोला जा रहा है लोगों के ऊपर मुखियाओं द्वारा अपना प्राधिकार स्थापित करने और राजनीति में प्रादेशिक वर्चस्व पुनः स्थापित करने के लिए। भाई यज्ञ का एक सहारा लिया जाता था। यज्ञ क्यों आयोजित होते थे, तो भाई मान मर्यादा प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए ये लोग करवाया करते थे। ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है यज्ञों के महत्व के बारे में विस्तार से लिखिए, यज्ञों का क्या महत्व है, तो वही बोल रखा है कि साधारण दान दक्षिणा के रूप में धन की अत्यधिक मात्रा ब्राह्मणों को मिलनी थी। यज्ञ क्यों करवाए जाते थे, यज्ञों का महत्व क्या था, उसके बारे में क्या बताना है, तो इस टाइम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में धन और अत्यधिक मात्रा में ब्राह्मणों को बहुत सारी संपत्ति मिल जाती थी, इसलिए लोग क्या करवाते थे उस टाइम, यज्ञों को महत्व दिया जाता था, बहुत ज्यादा यज्ञों को महत्व। और ब्राह्मण समाज के लोग यही बोलते थे उस टाइम पे भी कि भाई यज्ञ करवाएं। भाई देखो जरूरी नहीं है कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाओ, अगर आपके काम सही हैं, अगर आपकी जो दैनिक कार्य सही है, आप गंदे काम नहीं करते, मांस नहीं खाते, आप शराब नहीं पीते, गंदे आचरण नहीं करते, ये सारी चीज अगर आपके अंदर है ना, तो आपको भगवान को अगरबत्ती दिखाने की, धूपबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दिया जलाने की जरूरत नहीं है, आपका कार्य ऑटोमेटिक संपूर्ण हो जाएगा। आगे बात समझ, पहले अपनी हरकतें सुधारें, पहले अपनी आदतें सुधारें सब, ठीक है ना, तब ये चीज। तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं करवाएं, अच्छी बात है, घर की शुद्धि के लिए करवाएं आप पहले, लेकिन सबसे पहले अपनी आदतें सुधारें। ठीक है, चलिए कि लोगों ने यज्ञ करवाने का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, जब बुराई आती चली जाएगी, यज्ञ सही है, अच्छे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या करवाना शुरू करा, ज्यादा दान दक्षिणा, ज्यादा ये ज्यादा वो लेना शुरू कर दिया, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए उसमें, तो क्या होगा देखो, पुरोहित सेनानी को, इससे उनके आर्थिक जीवन पर प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भाई जाहिर सी बात है,
लोग यज्ञ बोला जा रहा है, अरे तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, यज्ञ करवा लो, ऐसा करवा लो। जब इतना सारा समस्या आना शुरू हो जाएगा ना, तो भाई लोग छोड़ देंगे उसको कि भाई हम नहीं करवाने वाले यज्ञ। तो ये चीज याद रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इसलिए यज्ञों का विरोध लोगों ने जो है करना शुरू कर दिया। कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट है सभा और समिति के कार्यों का वर्णन करें। ध्यान से सुनना, सभा और समिति, सभा क्या होती है और समिति क्या होती है वो देखिए। तो बोला जा रहा है कि जीवन के सभी पक्षों पर विचार के लिए, जैसे युद्ध में जीते गए पुरस्कारों के वितरण, न्यायिक और धार्मिक कर्मकांड। तो सभा क्या है? ऐसी जगह को कहते हैं, ठीक है, ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर पुरस्कार दिया जाता है, जहां लोग आकर बैठते हैं। और समिति क्या है? लोगों का समूह है, लोगों का समूह है। तो बस सभा और समिति, इनके कार्य बता दिए। सभा क्या है? जहां पे ये चर्चाएं होती हैं। और समिति क्या है? जो लोग आकर वहां पे एकत्रित होते हैं। लोगों के समूह को समिति और जगह को क्या बोल देते हैं? सभा कह देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये चीज याद रखना है। उसके बाद है कि राजन का मुख्य काम क्या होता था। भाई राजन क्या करते थे? राजन कौन होते हैं? राजा होते हैं। तो राजाओं का मुख्य कार्य क्या था भाई? देखिए राजन का मुख्य कार्य क्या था, राजन का मुख्य काम, राजा कौन होता है? तो देखिए इसका मुख्य कार्य था कि जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना। भाई राजा का काम क्या होता है? जैसे आजकल नेताओं का काम क्या है? नेता का काम जो है वो किया नहीं जा रहा है, और नेता अपना अलग ही पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। अच्छा, तो वही है, राजन का मुख्य काम क्या था? तो पशुओं की और जो शत्रु हैं, जनता और पशु वगैरह जो है उनकी रक्षा करना। किससे? शत्रुओं से रक्षा करना। ये उनका जो है मुख्य कार्य हो जाएगा। देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है कि विविध मामलों में मुखिया के मुख्य कार्यकर्ताओं की सूची। तो भाई मुखिया के मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन होते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसमें पुरोहित होते हैं। राजा के अंडर में कौन कौन से लोग होते हैं? तो पुरोहित होते हैं, सेनानी होते हैं, कुपाल होते हैं, और जो है ग्रामीण, पूरे गांव के लोग उसके अंडर में ही होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, 41 था, 42 देखिए। उत्तर वैदिक काल में मुखिया के पद की प्रकृति का विस्तृत वर्णन करें। मुखिया का पद कैसा होता था? तो यह वंशानुगत बन गया था। वंशानुगत मतलब क्या होता है कि मुखिया का पद कैसे? मुखिया के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, और सबका बेटा। मतलब किसका बेटा वो बता दो, बेटा बेटा बहुत सारे बेटे हो जाएंगे ऐसे। तो चलिए, तो ये चीज बता गया। उत्तर वैदिक काल में मुखियाओं के पद की प्रकृति का विस्तृत, मुखिया का पद कैसा होता था? तो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब वंश के अकॉर्डिंग जो है चलता रहता था। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। उसके बाद है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तर वैदिक काल के दौरान जनप्रिय सभाओं की शक्तियों में कमी क्यों आ गई? भाई जनप्रिय सभा यानी जो जिसमें जनता आकर बैठती थी उसमें कमी क्यों आ गई? क्यों अब जनता जाना नहीं चाहती थी किसी सभा में उत्तर वैदिक काल में? भाई जाहिर सी बात है, एक बात करो, इतना ज्यादा भेदभाव करोगे लोगों के साथ तो लोग आएंगे तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वही चीज है, बोला जा रहा है क्योंकि मुखिया अधिक शक्तिशाली बन गए। भाई मुखिया तो शक्तिशाली, आम जनता को तुम नीचा दिखा रहे हो, कैसे काम चलेगा फिर? ये चीज। तो प्रशासकीय कामों में मुखिया की सहायता के लिए बनाए गए अधिकारियों ने बलपूर्वक, क्योंकि जो मुखिया है उसके नीचे जो अधिकारी हैं वो बल प्रयोग करके लोगों को बिल्कुल नीचा दिखाते थे और बलपूर्वक जन सभाओं के कार्यों को हथिया लिया करते थे। तो जो लोगों द्वारा लोगों को जो प्रिय कार्य थे वो अब हो ही नहीं रहे थे। मुखिया वो काम कर ही नहीं रहे थे जो जनता को प्रिय हो, तो कोई जाएगा ही नहीं, कोई उसमें सपोर्ट ही नहीं करेगा राजा का, मुखिया। इसलिए धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। राज्याभिषेक संस्कार के क्या कार्य हैं? राज्याभिषेक क्या होता है? सबको पता होगा भाई, राज्याभिषेक किसे कहा जाता है? जब राजा बनता है अगर कोई, तो उसका अभिषेक किया जाता है, उसको बोलते हैं राज्याभिषेक करना। तो वही बोला जा रहा है, मुखिया के प्राधिकार स्थापित करने के लिए, ताकि पूरे समाज में किसका प्राधिकार हो सके? राजा का, मुखिया का प्राधिकार हो सके, ठीक है, इसीलिए राज्याभिषेक करवाया जाता है। कोई भी दिक्कत तो नहीं है भाई। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन हैं बहुत ज्यादा इजी। आप लोग को बस देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, तो मैं 1000 बार आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि भाई पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं यहाँ नाच तो नहीं रहा, मतलब ऐसे कि नाच रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम लगता है, और आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब हम मेहनत कर सकते हैं, टीचर मेहनत कर सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं कर सकते फिर मेहनत? तो बस हाँ, अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहना साइमन क्लास को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी आपको, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।